नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज अपन कोर्स नंबर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पूर्व की कक्षाओं में अपनों ने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड कंप्लीट कर दिया। आज हम यूनिट थर्ड पढ़ाएंगे, कक्षा कक्ष और भाषा। यूनिट थर्ड का नाम है कक्षा कक्ष और भाषा, क्लासरूम एंड लैंग्वेज। कक्षा कक्ष और भाषा विद्यालय में होने वाली क्रियाओं में, विद्यालय में होने वाली क्रियाओं में कक्षा कक्ष का विशिष्ट महत्व है। तो स्कूल में क्लासरूम का बहुत इंपॉर्टेंस है। इस कक्षा कक्ष में शिक्षण की समस्त क्रियाओं को संपादित किया जाता है। यूं कहें कि शिक्षण प्रक्रिया का प्रमुख आधार क्या है? प्रमुख आधार क्या है? कक्षा कक्ष, क्लासरूम। इस कक्षा कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया होती है। कक्षा कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया होती है, टीचिंग प्रोसेस होता है। ये टीचिंग प्रोसेस, ये शिक्षण प्रक्रिया जो है वो किनके मध्य होती है? टीचिंग प्रोसेस किसके मध्य होती है? क्लासरूम में शिक्षक व छात्र के मध्य। टीचिंग प्रोसेस शिक्षक व छात्र के मध्य होती है। अब यहां पर इस टीचिंग प्रोसेस से छात्रों में या छात्रों का व्यक्तित्व निर्माण होता है। छात्रों का व्यक्तित्व निर्माण होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं और कहा भी गया है कि भारत के भविष्य का निर्माण, भारत के भविष्य का निर्माण
विद्यालय के कक्षा कक्ष में होता है। भारत के भविष्य का निर्माण विद्यालय के कक्षा कक्ष में होता है। भविष्य निर्माण जो है क्लासरूम में होता है। इस क्लासरूम में टीचिंग प्रोसेस होता है। और टीचिंग प्रोसेस जो है टीचर स्टूडेंट्स के मध्य होता है। ओके, अब यहां पर जो ये प्रोसेस जो है वो टीचर स्टूडेंट के मध्य जो होता है उसका माध्यम मीडियम क्या है, साधन क्या है, तो वह है भाषा, लैंग्वेज। एक शिक्षक अपनी भाषा से इस प्रोसेस को संपादित करता है। छात्र उस भाषा को सुनकर समझकर ज्ञान को अर्जित करता है और अपने व्यक्तित्व का, अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करता है। और इस प्रोसेस के दौरान स्टूडेंट के मन में जो शंका है, समस्या है, उसका समाधान भी इस भाषा के माध्यम से वह ज्ञात करता है। भाषा के माध्यम से उस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करता है। तो यहां पर क्लासरूम में परस्पर संवाद होता है, बातचीत होती है। उसी को हम भाषा कहते हैं। अब प्रश्न उठता है जहन में उठता है अब प्रश्न कौन सा उठ सकता है अपने जहन में? एक पहला प्रश्न, भाषा की कक्षा कैसी हो? भाषा की कक्षा कैसी हो? और दूसरा प्रश्न यह भी उठ सकता है, कक्षा में भाषा कैसी हो? दो प्रश्न अपने जहन में उठते हैं, भाषा की कक्षा कैसी हो और कक्षा में भाषा कैसी हो। तो इन प्रश्नों का उत्तर हम निम्नलिखित आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं।
इन प्रश्नों का उत्तर हम जो आधार हैं उस आधार को हम यहाँ जानेंगे, और भाषा की कक्षा कैसी हो, कक्षा में भाषा कैसी हो, उसको यहां पर हम क्लियर करेंगे। पहली बात, कक्षा कक्ष में अक्षरों व व्यंजनों का चार्ट होना चाहिए। पहली बात, कक्षा कक्ष में अक्षरों व्यंजनों का चार्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज की क्लास है, या हम बालक को भाषा सिखाना चाहते हैं। तो जो प्राथमिक स्तर की कक्षा कक्ष है, उस कक्षा कक्ष में आपने बहुत सी क्लासों में विद्यालय का आपने विजिट किया होगा, गए होंगे तो आपने देखा होगा कि कक्षा कक्ष में चार्ट लगे होते हैं अक्षरों की, स्वर की, व्यंजन की। हम पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने के बाद बच्चा जो है उस दीवार की ओर जो चार्ट लगा है उस चार्ट को बराबर गौर से देखता है और समझने का प्रयास करता है। तो इन अक्षरों का और भाषा का जो भवन है वो इस स्वर और व्यंजन वर्णों पर ही टिका होता है। इसलिए एक कक्षा कक्ष में अक्षरों व्यंजनों का चार्ट होना चाहिए। दूसरी बात, कक्षा कक्ष में श्यामपट्ट कार्य होना चाहिए। श्यामपट्ट ये कक्षा कक्ष की हो जो है उसकी शर्त ये है कि उस कक्षा कक्ष में या हर कक्षा कक्ष में श्यामपट्ट होना अनिवार्य है, और ये कक्षा कक्ष का हृदय कहा जाता है। इस श्यामपट्ट को, इस ब्लैक बोर्ड को शिक्षक का मित्र भी और शिक्षक का दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन भी इसे ही कहा है। क्यों? क्योंकि जो भाषा का ज्ञान दिया जाता है वो श्यामपट्ट पर उस वर्णों को लिखकर, उस अक्षरों को समझाकर सिखाया जाता है। अगर उसमें वर्तनी त्रुटि हो तो वह श्यामपट्ट उगल देता है। और बात अपने को क्लेरिफाई करनी है, तो ये मित्र की तरह ये ब्लैक बोर्ड कार्य करता है। अभी मैं जो आपको समझा रहा हूँ, कार्य समझा रहा हूँ, श्यामपट्ट पर ही समझा रहा हूँ, तो ये अभी मेरे लिए मित्र है। अगर यहाँ पर टीचर से या स्टूडेंट को बुला के हम उसको लिखवाते हैं, कोई भी गलती हो तो वो श्यामपट्ट उगल देता है। इसलिए यह श्यामपट्ट एक अच्छा मित्र भी है, और अशुद्धियां त्रुटियां निकाले तो अपने को एक दुश्मन की तरह लगने लगता है। लेकिन कक्षा कक्ष में श्यामपट्ट कंपलसरी होता है। यह एक कक्षा कक्ष का हृदय भी कहा जाता है। कक्षा कक्ष में विभिन्न परिवेशीय वस्तुओं जीवों और
महापुरुषों के चित्र व स्लोगन होने चाहिए। कक्षा कक्ष में भाषाई कक्षा कक्ष जो होता है उसमें विभिन्न परिवेशीय वस्तुओं, जीवों और महापुरुषों के चित्र व स्लोगन। आपने देखा होगा एक कक्षा कक्ष में महापुरुषों के चित्र लगे होते हैं। महात्मा गांधी है, स्वामी विवेकानंद है, डॉक्टर राधाकृष्ण है। एक जगह गया कि क्लास में एक चित्र लगा था, उस चित्र के नीचे स्लोगन लिखा था कि एक शिक्षक की गोद में प्रलय और निर्माण दोनों पलते हैं, और यह चित्र चाणक्य का था। उस चाणक्य के चित्र के नीचे स्लोगन लिखा था। तो इस तरह से महापुरुषों के चित्र और स्लोगन विभिन्न परिवेशीय वस्तुओं, जीवों के जो चित्र हैं उस कक्षा कक्ष में होने चाहिए। चौथी बात, कक्षा कक्ष में अनुशासन। क्लासरूम में डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। बिना डिसिप्लिन के, बिना अनुशासन के कक्षा कक्ष में जो हम भाषा का निर्माण करना चाह रहे हैं, हम जिस ज्ञान को देना चाह रहे हैं, जिस व्यक्तित्व का हम निर्माण करना चाह रहे हैं, वह तभी संभव है जब डिसिप्लिन मेंटेन हो। डिसिप्लिन में शिक्षक भी आ जाता है और स्टूडेंट भी आ जाता है। दोनों डिसिप्लिन होकर इस शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए तो निश्चित रूप से उस कक्षा कक्ष का जो एनवायरनमेंट है, वातावरण जो है, वो पॉजिटिव होगा, सकारात्मक होगा। और जब वातावरण पॉजिटिव और सकारात्मक होगा तो लर्निंग टीचिंग प्रोसेस जो है वह बहुत अच्छी होगी और इससे जो है वो आउटपुट अच्छा होगा और उस स्टूडेंट का व्यक्तित्व का विकास अच्छा होगा। इसलिए कक्षा कक्ष में अनुशासन आवश्यक है। नेक्स्ट है भाषा कक्षा में उत्तम शिक्षण के लिए सुनो और बोलो। विधि का प्रयोग किया जाता है। भाषा कक्षा में जो लैंग्वेज क्लास है, उस लैंग्वेज क्लास में
उत्तम शिक्षण के लिए सुनो और बोलो विधि का प्रयोग किया है। अब ये सुनो और बोलो विधि क्या है? ये सुनो और बोलो विधि जो है वह श्रवण, भाषण, कौशल, श्रवण और भाषण कौशल से संबंधित है। 4 कौशल हैं, अपनों ने पढ़ा है। इसमें से श्रवण और भाषण कौशल जो है इसका आधार जो है वो सुनो और बोलो विधि है। अब सुनो और बोलो विधि क्या है आपको ध्यान में मैं समझा देता हूं। सुनो और बोलो विधि है क्या? सुनो, पहले तो आपको ध्यान से सुनना होगा। तो कक्ष में जब शिक्षक पढ़ाता है तो बालक उसको ध्यान से सुनता है और उसके बाद उसने क्या सीखा, क्या प्राप्त किया, तो हम उससे प्रश्न पूछेंगे, ये उत्तर देगा तो ये बोलेगा। तो ये सुनो और बोलो। जैसे शिक्षक पाठ पढ़ता है, पाठ पढ़ाने के बाद बच्चे से बोलता है कि अब मैंने जो बोला है, मैंने जो पढ़ाया आप बोलिए, तो वो बोलेगा। तो इस तरह की विधि को सुनो और बोलो विधि कहते हैं। सुनो और बोलो विधि जो है वो प्राथमिक स्तर के लिए प्रयुक्त की जाती है। यहाँ पे शिक्षक या शिक्षिका जो है वो अभिनय गीत बोलती है। जैसे लाला जी ने केला खाया, केला खाकर मुंह पुचकाया, तो इस को बालक सुनता है और फिर वो बोलता है। आपने बहुत सी कक्षाओं में देखा होगा ABCD टीचर, तो उसका वो स्टूडेंट जो सुनता है फिर वह वापस बोलता है। तो इस विधि का प्रयोग प्राथमिक स्तर पे किया जाता है। यह श्रवण भाषण कौशल में उपयुक्त प्रयुक्त किया जाता है, इसके लिए उत्तम विधि है। छठा आधार है सप्ताह में एक दिन। सप्ताह में एक दिन बाल सभा का आयोजन करना चाहिए। सप्ताह में कक्ष में ही एक दिन बाल सभा का आयोजन करना चाहिए। अब सप्ताह में किस दिन बाल सभा का आयोजन किया जाता है? शनिवार। अब ये प्रश्न एक सहज उठता है कि यहाँ पर ये जो सभा होती है बालक के लिए होती है, इसमें बालक केंद्र में रहता है, बालक ही इस सभा का आयोजन करता है। इस सभा में जो भी कार्यक्रम होते हैं, कविता है, श्लोक है, तो जो भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है उस कार्यक्रम से बालक के भाषिक विकास होता है, भाषा का विकास होता है। अब मैंने प्रश्न पूछा था कि इसका आयोजन शनिवार को ही क्यों होता है, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार को क्यों नहीं किया गया? इसका भी कारण है। इसका मनोवैज्ञानिक कारण यह है, सप्ताह के अंतिम दिन शनिवार को इसका आयोजन इसलिए किया जाता है, जिन बालकों ने भाग लिया है उसको देखकर कोई दूसरा बच्चे में भी रुचि उत्पन्न हो, तो वह अगले दिन रविवार आता है तो वह उसके मन और मस्तिष्क में वो बात रहती है, तो उस रविवार के दिन, उस संडे का वो सदुपयोग कर सकता है। हो सका उसने कविता सुनी तो दूसरी कविता जाके उसने ढूंढी और उसने ये सोचा कि मैं नेक्स्ट शनिवार को मैं प्रेजेंट करूंगा। तो इस तरह से बाल सभा आयोजन करने से बालक के भाषाई विकास होता है। तो इस तरह से यह आपने ये आधार, छठा आधार हुआ। नेक्स्ट है
शिक्षा में क्रियाकलाप एवं गतिविधियां इस प्रकार होनी चाहिए जो भाषा शिक्षण के उद्देश्य को पूर्ति करे। किसकी पूर्ति करे? भाषा शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति करे। भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति करें। भाषा शिक्षण के उद्देश्य अपनों ने पूर्व में देखे थे, जैसे शब्द भंडार में वृद्धि, मुहावरों और लोकोक्तियों को पहचान सके। तो ये भाषाई शिक्षण के उद्देश्य लेसन प्लानिंग के दौरान अपनों ने जान लिए थे। तो हमारी भाषा शिक्षा में ऐसे क्रियाकलाप गतिविधियां हो जिससे भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाए और इस तरह से बालक की जो भाषा है वो समृद्ध हो और शक्तिशाली हो। इस तरह से यहाँ पर यह कक्षा कक्ष और भाषा टॉपिक पूर्ण होता है। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पॉइंट इसी यूनिट का पढ़ेंगे, कक्षा कक्ष में वार्तालाप। आज इतना ही। एक बार फिर से मैं निवेदन करूंगा कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अभी तक जो सुरक्षित पुस्तक रखी है उसे आप निकालें और पढ़ें। और कुछ ऐसी कोई शंका हो, समस्या हो तो निश्चित रूप से आप ग्रुप में डाल दें या मुझसे संपर्क करें, उस समस्या का समाधान मैं कर दूंगा।